हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम मेडिकल फील्ड का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जाम में, हर कंपटीशन के एग्जाम में, जिसमें से एम्स का हो, चाहे सीएचओ का एग्जाम हो, चाहे यूपी सीएचओ, चाहे एमपी सीएचओ, मतलब हर एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। आईवी थेरेपी में जो अपन फ्लूइड्स देते हैं, कौन कौन से फ्लूइड्स देते हैं, क्यों देते हैं, उनका कारण क्या है, उन सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं उसके से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि आईवी थेरेपी क्या चीज होती है। आईवी थेरेपी, आईवी थेरेपी कुछ नहीं है। आईवी थेरेपी का मतलब सिंपल सा वर्ड में ये बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड अपन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, ठीक है, जो फ्लूइड पेरिफेरल जो वेन्स होती हैं उनके थ्रू जो फ्लूइड अपन देते हैं उसको ही अपन आईवी थेरेपी बोलते हैं। ओके, तो इसको अपन बोल सकते हैं द लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड आर एडमिनिस्ट्रेशन through the पेरिफेरल वेन। और पेरिफेरल वेन्स वही होती है जो हमारे पेरिफेरल एरिया में स्थित होती है। ठीक है, पेरिफेरल एरिया का मतलब ये है कि वो एरिया जो सेंट्रल एरिया के अलावा जो भी एरिया, जैसे अपने हाथ पैर, ठीक है, ये जो भी एरिया होंगे है ना, इसको पेरिफेरल एरिया बोलते हैं। और इस एरिया में जो वेन्स होते हैं उनको पेरिफेरल वेन बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो फ्लूइड अपन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट को, वो लार्ज, उसको बोलते हैं आईवी थेरेपी। ठीक है, तो मैं आपसे पहले एक चीज और बता देता हूं। एक तो होती है ओस्मोलेलिटी, ओस्मोलेलिटी। ठीक है, ये वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी से वर्ड्स है, कुछ नहीं है इनका मतलब। ठीक है, इनका मतलब बस यही है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, कोई भी वो सॉलिड, उनकी जो कंसंट्रेशन जो किसी फ्लूइड्स के अंदर डिजोल्व हुई होती है, उसकी कंसंट्रेशन को ही ओस्मोलिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स को ध्यान में रखना, इसमें ओस्मोलिलिटी है, ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, सॉलिड, या इसको बोल सकते हैं सोल्यूट। ठीक है, दैट कैन डिजोल्व इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में घुले हुए वो सॉलिड कंटेंट, उनकी सांद्रता को ओस्मोलिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये वर्ड्स के आधार पे ही कई बार क्या होता है, एम्स क्वेश्चन पूछ लेता है, और उस क्वेश्चन, ये अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे ना तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का एक बार ध्यान रखना। ओस्मोलिटी वो होती है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे नमक, NaCl, नमक, शुगर। ठीक है, इनका मतलब ये है किसी पानी के अंदर नमक को घोल दें। ठीक है, तो जो नमक की कंसंट्रेशन है ना, ओस्मोलिटी है, उसको ओस्मोलिटी बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड जैसे नमक की कंसंट्रेशन होगी, या फिर ये बोले कि शुगर है, शुगर की जो कंसंट्रेशन है उस वॉल्यूम के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर, उसको ओस्मोलिटी बोलते हैं। ठीक है, बस यही है सिंपल सा वर्ड इसका मतलब। एक वर्ड होता है ओस्मोलेरिटी। ठीक है, ओस्मोलेरिटी का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स मतलब यहां पे सिर्फ ओनली बॉडी के कंसंट्रेशन, बॉडी के जो फ्लूइड्स है ना उनकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है। और कंसंट्रेशन का ये बात आप समझ लो कि सांद्रता बोले तो किसी भी चीज में वो घुले हुए वो पदार्थ, ठीक है, वो उसकी सांद्रता को व्यक्त करता है, ये बात समझ लो। जैसे कि अपन किसी पानी के अंदर चीनी को डालते हैं और मतलब उसमें, और उसके अंदर मतलब उसको डिजोल्व करते हैं। ठीक है, नमक है उसमें, उसको उसमें डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या है, एक तरीका से सांद्रता होगी। ठीक है, लेकिन वो जो सांद्रता है, वो नमक की जो सांद्रता है ना वहां पे, वो तो है ओस्मोलिटी। ठीक है, और जो बॉडी के फ्लूइड्स है अपनी, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, उसको बोलते हैं ओस्मोलिटी। ठीक है, दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना। और एक चीज और भी आती है कई बार, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्या है कि ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपके क्या है कि मतलब एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे रिगार्डिंग, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो एक होता है ओस्मोलर गैप। ओस्मोलर गैप क्या होता है, यही है बस कि ओस्मोलिटी और ओस्मोलिटी के अंदर जो बीच में जो गैप है ना, इनके बीच में जो अंतर है उसको ओस्मोलर गैप बोलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे पेशेंट
कि कंडीशन, अलग अलग कंडीशन, और कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर ये बोल देता है कि इस पेशेंट को ना आरएल दे दो, इस पेशेंट को ना एनएस दे दो, इस पेशेंट को ना ये फ्लूइड दे दो, डीएनएस दे दो। ये किस आधार पे अपन क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स की। 3 प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं। पहले की अपन अगर बात करें तो पहला जो फ्लूइड्स होता है वो होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं ये। ठीक है, आइसोटोनिक फ्लूइड्स की मैं बात करूं तो ये फ्लूइड्स वो होते हैं जिनकी ऑस्मोलिटी ऑफ फ्लूइड है ना, उनकी सेम होती है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड के। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें सेम ऑस्मोलिटी ऑफ फ्लूइड एज सेम बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ये मतलब कि बॉडी के फ्लूइड की जो ऑस्मोलिटी होती है ना, उसके जैसी इसकी सांद्रता होती है। ठीक है, अब आपको पता है एक भी चीज मैं आपको बताता हूं कि जब दोनों की ऑस्मोलिटी इक्वल होगी, ठीक है, दोनों की ऑस्मोलिटी इक्वल होगी तो क्या होगा कि ये तो है अपनी बॉडी, ठीक है, और ये है अपना वो फ्लूइड। अगर दोनों की सांद्रता एक जैसी होगी ना, तो ना तो फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन है ना तो इधर होगा, ना राइट से होगा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, ना तो राइट साइड में होगा, ना ही लेफ्ट साइड में होगा। एक बात ये याद रखना, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स का जो ट्रांसफ्यूजन होगा ना एक दूसरे में, वो किधर भी नहीं होगा, इसलिए इसको आइसोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, और ये मैं जहां तक आपको बताऊं इसकी डेफिनेशन आई हुई है एम्स में। ठीक है, एम्स में आई हुई है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल है, हजारों बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हजारों बार एम्स ने बोला है कि आरएल, ठीक है, एनएस, ठीक है, डेक्सट्रोज, ठीक है, 5% इन वाटर। ठीक है, ये, और इसका एक एग्जांपल और ये भी याद कर लेना कि आरएल प्लस 1/4 एनएस। ये चारों, ये एम्स में आया हुआ है, ये एम्स में आया हुआ है, ठीक है, ये भी एम्स में आया हुआ है, ठीक है, ये भी एम्स में आया हुआ है, पटना एम्स में आया हुआ है ये। ठीक है, कहने का मतलब है इसका ये एग्जांपल आरएल, ठीक है, इसका ये एग्जांपल आरएल वाला, ठीक है, इसका ये एग्जांपल एनएस वाला, इसका डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आरएल प्लस 1/4 एनएस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे के चारों सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। अब आपको होता क्या एग्जाम में वो क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, वो आपको ये पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, वो ऐसा भी बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, आरएल एनएस डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, आरएल प्लस 1/4 एनएस, ये हर एग्जाम में आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैंने इसकी मैकेनिज्म आपको बता दी है। मैंने मैकेनिज्म में आपको यह भी बताया है कि मैकेनिज्म में इसका ट्रांसफ्यूजन की कोई भी साइड नहीं होएगा, ना तो सेल के अंदर फ्लूइड जाएगा, ना सेल से बाहर फ्लूइड आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों की सांद्रता इक्वल है। ठीक है, सेम ऑस्मोलिटी की फ्लूइड होते हैं जो बॉडी के फ्लूइड के ऑस्मोलिटी या बॉडी फ्लूइड की सांद्रता के बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी तरफ ट्रांसफ्यूजन इनका नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये और बता देता हूं, ज्यादा तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। मैं थोड़ी सी चर्चा ये कर देता हूं। एक तो होता है एनएस, एक होता है आरएल। आरएल है ना, आरएल को हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और आरएल ही वो होता है जिसको इमरजेंसी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इमरजेंसी सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इमरजेंसी में इसका ही यूज आता है। एनएस है, इसको फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक ये भी याद रखना। ये दोनों क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है हार्टमान, ये तो नेक्स्ट टाइम आया ही था। ठीक है, ये आया था एमपीसीएचओ, यूपीसीएचओ और एम्स में भी आया हुआ है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन बता रहा हूं छोटे छोटे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, एनएस के बारे में क्वेश्चन आया था, आरएल, इनके बारे में ये दो दूसरे नाम है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन बोलते हैं, आरएल को बोलते हैं। ठीक है, और इनमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, ऑस्मोलिटी इनकी कितनी होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसकी मैं चर्चा नेक्स्ट क्लास में आपसे करूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं दूसरा टाइप बी। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें होता क्या है कि जिनकी फ्लूइड की जो ऑस्मोलिटी होती है ना, वो बॉडी के फ्लूइड्स के ना कम होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है मेरा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो लोअर ऑस्मोलिटी ऑफ फ्लूइड देन बॉडी फ्लूइड।
बॉडी फ्लूइड। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि बॉडी के फ्लूइड से ना कंपैरिजन, जो फ्लूइड अपन एडमिनिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो उस फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है ना, उसकी जो सांद्रता है वो कम है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड से, ठीक है, इसलिए इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसकी मैकेनिज्म क्या है, अगर इसकी बात करें मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें, मैकेनिज्म ये एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी हुई है कि इसकी मैकेनिज्म है ये किस बेस पे काम करता है। तो इसमें होता क्या है इसकी मैकेनिज्म में कि इसमें फ्लूइड आर शिफ्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर। इसमें मतलब ये हुआ कि जो फ्लूइड है उसका ट्रांसफ्यूज एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में होगा। अब आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जब फ्लूइड जाएगा तो होगा क्या होगा बताओ। उसमें होगा बस यही कि जो सेल्स है ना, सेल्स वो मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, सेलुलर एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, सेलुलर एडिमा, ठीक है। इससे हो सकता है मैक्सिमम क्या, सेल रप्चर हो सकती है, सेल रप्चर में भी, ठीक है, सेल क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, ठीक है, सेलुलर एडिमा हो सकता है, ठीक है। यही है बस। और एक चीज और मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये कि इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को। किसमें कॉन्ट्राइंडिकेट है ये कॉन्ट्राइंडिकेट है आईसीपी, जिसमें इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है जिसमें, ठीक है। अब जिन बंदे में पहले से इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, बढ़ा हुआ है, उसमें क्या होगा, बाहर से फ्लूइड अंदर जाएगा मान लो, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें ये सब चीज़ नहीं, क्योंकि उसमें पहले से ये सेलुलर एडिमा कर देगा और ये सेलुलर एडिमा करता है ये फ्लूइड, इसीलिए ये फ्लूइड कुछ पेशेंट में देते हैं और कुछ में नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे कोशिका रैप्चर हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। उसकी मैकेनिज्म है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, एम्स में पूछी हुई है। अब मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, वो सॉल्यूशन जो बॉडी फ्लूइड की सांद्रता से कम होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल 0.45% NS, ठीक है, इसको बोलते हैं 1/2%, ठीक है, इसको बोलते हैं 0.45 NS, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना, 0.33% NS, ठीक है, 1/3 NS, ठीक है, ये भी NS है। इसमें याद रखना 0.225% NS, इसका मतलब होता है 1/4 NS। ये तीनों ही एम्स में आए हुए हैं, ठीक है, तीनों आए हुए हैं। 0.45% NS, ठीक है, 0.33% NS, 1/3 NS और 0.225% NS, मतलब 1/4 NS। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं तीसरा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बारे में तो 2021 एम्स में भी आया है, ठीक है, 2020 में भी आया है, और ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें नहीं आया। मैं आपको बताऊं सही बात, तो ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, जो फ्लूइड अपन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बॉडी के फ्लूइड से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज में याद रखना, तो हायर, ठीक है, हायर ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड देन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में हर एग्जाम में आया है, मेरी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपन बात करते हैं फ्लूइड के इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, मैकेनिज्म में बस ये है कि इसमें जो फ्लूइड की जो शिफ्टिंग होगी ना, वो इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में होगी। तो शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, शिफ्टिंग होगी फ्लूइड की, वो अंदर से कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा सेल रप्चर हो सकती है, ठीक है, ठीक है, सेल श्रिंक हो सकती है। सेल जब श्रिंक होगी, क्योंकि कोई ये जो सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, इस सेल से जब फ्लूइड बाहर जाएगा, फ्लूइड बाहर जाएगी, तो ये जो कोशिका है वो ऐसे नहीं हो जाएगी क्या, ऐसे नहीं हो जाएगी क्या, फ्लूइड रप्चर, मतलब फ्लूइड इसकी जो कोशिका वो श्रिंकेज की कंडीशन में चली जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, ये फ्लूइड होते हैं वो भी बहुत सारे जो होते हैं ना, उनमें मतलब कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं, जिनमें इनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। और इसका अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें याद रखना मैनिटोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है मैनिटोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक याद रखना
एक याद रखना ये कि डेक्सट्रोज, ठीक है, डेक्सट्रोज 5% विद एनएस, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा 10% डीएनएस या डेक्सट्रोज जिसको बोलते हैं, 20% डेक्सट्रोज, ठीक है, डेक्सट्रोज, ये डेक्सट्रोज हो गया, और 30% डेक्सट्रोज, मतलब डेक्सट्रोज वगैरह है ना, 50% डेक्सट्रोज, ये जितने भी है ये सारे के सारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आते हैं। और मैं थोड़ी सी एक नॉलेज की बात और बता देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जो बहुत सारे पेशेंट को अपन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन को जैसे कि एनएस है, एनएस जिसकी चर्चा वैसे तो मैं नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि एनएस है, एनएस की ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले भी एनएस दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में एनएस दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है, क्यों फ्लूइड की शिफ्टिंग किधर भी नहीं होगी, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स पे कोई भी प्रकार का वो ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक चीज ये भी याद रखना कि एनएस है, एनएस ये डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं ना उनमें भी एक सेफेस्ट मानी गई है, ठीक है। और अगर अपन बात करें शॉक के पेशेंट में भी इसको यूज में लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना, फ्लूइड ऑफ चॉइस, ठीक है, फ्लूइड, एक क्वेश्चन बता रहा हूं ये तो मैं, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन शॉक, ठीक है। जब आपको ये पूछे फ्लूइड ऑफ चॉइस की बात करें ना, और ऑप्शन में एनएस भी हो, ऑप्शन में आरएल भी हो, ठीक है, ऑप्शन में एनएस हो, आरएल हो, ऑप्शन में आपको डीएनएस दे दे, ऑप्शन में आपको वाटर दे दे नॉर्मल, ठीक है, तो याद रखना फ्लूइड ऑफ चॉइस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आरएल के जो शॉक के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है वो आरएल होती है, याद रखना ये चीज। ओवरऑल पूछे ना आरएल होती है, लेकिन अगर यही पर्सन आपको घुमा के दे दे, कैसे, वो आपको ये बोल दे कि फ्लूइड ऑफ चॉइस इन हाइपोवोलेमिक शॉक, तो याद रखना हाइपोवोलेमिक शॉक में ना आंसर एनएस चला जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, हर एग्जाम में आए हुए हैं, और मैं आपसे चर्चा करूंगा बाद में, ठीक है, इस बारे में। ओके, थैंक यू।